स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये हमारे देश के सभी स्टेट्स को 2011 के सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो यानी यहाँ की पॉपुलेशन में हर 1000 मेल पर यहाँ की टोटल फीमेल्स के रिस्पेक्टिव कॉम्पोजिट रेशियो को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। और आसान भाषा में कहें तो हर 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स उस पर्टिकुलर स्टेट्स में अवेलेबल हैं वो ये ग्राफ दर्शाता है। अगर इसे आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जहां एक और केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि जैसे सदर्न स्टेट्स के साथ साथ मिजोरम, त्रिपुरा, असम जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देश के एवरेज सेक्स रेशियो से बेटर सेक्स रेशियो देखने को मिलता है, वहीं दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान जैसे नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स में ये सेक्स रेशियो नेशनल एवरेज से कम है। इसी तरह 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देश में चाइल्ड सेक्स रेशियो को डिपिक्ट करने वाले इस मैप में भी हमें ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है। अब आप शायद कहेंगे कि हाँ, देश की ये स्थिति चिंताजनक तो है, लेकिन ये बात तो पहले से ही काफी लाइमलाइट में है ना। इसे देखते हुए हमारे देश की सरकारों ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कानून बनाने से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अवेयरनेस स्कीम्स तक चलाई हैं। तो आखिर इसमें नया क्या है? आफ्टर ऑल हमने मिलकर एक सोशल एविल या प्रॉब्लम को फिगर आउट कर लिया है और अब उसे सुधारने के लिए पॉजिटिव एफर्ट्स किए जा रहे हैं। यही कारण है कि NFHS 5 के लेटेस्ट डेटा में ये बात सामने आती है कि देश में चाइल्ड सेक्स रेशियो में सुधार भी देखने को मिला है। लेकिन इस टेबल पर भी नजर डालते ही ना हमें एक टोटली डिफरेंट पिक्चर नजर आती है। 1951 के ऑफिशियल सेंसस में दिए इस डेटा के अकॉर्डिंग देश की आबादी में सेक्स रेशियो को लेकर ये नॉर्थ वर्सेस साउथ का कॉन्ट्रास्ट और भी ज्यादा प्रोमिनेंट है। जहां अगर हम सेक्स रेशियो के इस डेटा पर गौर करें तो हम पाएंगे कि उस समय केरला में आंकड़ा 1028, तमिलनाडु में 1007, पुडुचेरी में 1030 और नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में 1036 और मिजोरम में 1041 था। वहीं जम्मू एंड कश्मीर में ये 873, हरियाणा में 871, पंजाब में 844, उत्तर प्रदेश में 908, राजस्थान में 921 और हिमाचल प्रदेश में 912 था। यहाँ तक कि सेक्स रेशियो के 1951 के डेटा को एनालाइज करने के साथ साथ अगर हम नॉर्थ वर्सेस साउथ की इस डिबेट को एक सेंचुरी पीछे भी जाकर देखें तो भी हम पाएंगे कि एक गर्ल चाइल्ड के लिए नॉर्थ इंडिया के बजाय साउथ इंडिया में सर्वाइवल के चांस ज्यादा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग रिपोर्ट से अवेलेबल डेटा के आधार पर बने इस एक्स्ट्रापोलेटेड मैप को ही देख लीजिए, जो 1990 से लेकर 1911 के बीच इंडिया के सेक्स रेशियो को डिपिक्ट करता है, जिसमें नॉर्थ वर्सेस साउथ के बीच एक क्लियर कंट्रास्ट देखने को मिलता है। EPW की एक रिपोर्ट बताती है कि जहां 1876 से 78 के मद्रास फेमीन के बाद भी चाइल्ड सेक्स रेशियो लगभग सेम रहा था, वहीं 1896 से 97 के पंजाब फेमीन में गर्ल्स चाइल्ड की डिस्प्रोपोर्शनैलिटी हुई थी, जो ये दर्शाता है कि फेमीन्स में लैक ऑफ फूड के बीच फैमिलीज द्वारा मेल चाइल्ड्स के सर्वाइवल को प्रायोरिटी दी गई। सिमिलरली रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां एक और केरला और कर्नाटक ने 1880s में ही 15 या 16 साल की लड़कियों की एवरेज मैरिज एज अचीव कर ली थी, वहीं राजस्थान को गर्ल्स की एवरेज मैरिज एज बढ़ाकर सिमिलर लेवल पर लाने में एक सेंचुरी और लग गई। इसी तरह अगर हम जनरल परसेप्शन के साथ वेरियस रिपोर्ट्स और सर्वेस और हिस्टोरिक ट्रेंड की बात करें तो हेल्थ पैरामीटर्स, लिटरेसी रेट और वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स और इन जनरल विमेन्स की ऑटोनॉमी को देखते हुए अक्सर ये बात कही जाती है कि विमेन की स्थिति नॉर्दर्न इंडिया के कंपैरिजन में सदर्न इंडिया में हिस्टोरिकली काफी बेहतर रही है। यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया भी इस ट्रेंड में सदर्न इंडिया के साथ खड़ा दिखाई देता है। यही कारण है कि जहां नॉर्थ इंडिया में मेल और फीमेल के बीच गैप ऑफ एजुकेशन नॉर्थ में 26% है, वहीं साउथ इंडिया में ये 9% ही है। हालांकि बीते कुछ दशकों में इस कॉन्ट्रास्ट में काफी हद तक कमी आई है, लेकिन फिर भी क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है कि आखिर भारत में हिस्टोरिकली विमेन की स्थिति को लेकर नॉर्थ वर्सेस साउथ के बीच एक कॉन्ट्रास्ट क्यों देखने को मिलता है? तो चलिए आज हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच मौजूद इस जेंडर कॉन्ट्रास्ट के पीछे के कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS पेपर 1 के इंडियन सोसाइटी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब भी नॉर्थ वर्सेस साउथ के जेंडर कॉन्ट्रास्ट को डिस्कस किया जाता है तो ये एक पॉइंट हमेशा बड़ी ही प्रबलता से सामने आता है कि जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा इन्वेजन फेस करना पड़ा, जिनमें ग्रीक, पर्शियन, हंस, अरब, टर्क
मंगोल्स, मुगल्स इत्यादि शामिल थे। इन इन्वेजन के दौरान नॉर्दर्न इंडिया में वेल्थ की लूट और मास स्केल प्लंडर के साथ साथ विमेन को भी कॉमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता था, जहां उन्हें डिफाइल करने से लेकर उन्हें कैप्चर करके अपने हरम के लिए स्लेव बना लिया जाता था, जहां उनसे हाउस होल्ड काम कराने से लेकर सेक्स स्लेव्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब 8th सेंचुरी में सिंध के राजा दहीर मोहम्मद बिन कासिम के इन्वेजन से अपने किंगडम को बचाते हुए मारे गए, तो इन्वेडर्स द्वारा उनकी वाइफ और उनकी डॉटर्स को कैप्चर करके सेक्स स्लेव के तौर पर दमास्कस ले जाया गया। हिस्टोरियंस की माने तो फॉरेन इन्वेडर्स के द्वारा किए जा रहे इस विभत्स या एनिमल लाइक बिहेवियर की वजह से ही मुस्लिम इन्वेजन्स को सबसे पहले झेलने वाले राजस्थान के राजपूतों में 10th सेंचुरी में सबसे पहले जौहर या सती की प्रथा शुरू हुई, जहां यहाँ की महिलाएं इन्वेडर से खुद को बचाने के लिए जौहर या अपने हस्बैंड के बाद कोई प्रोटेक्टर न रह पाने की वजह से सती करने लगी, जबकि इसके पहले यहाँ इस तरह के कोई ट्रेडिशनल वेल एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स का रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता। हालांकि सती के कुछ इंसिडेंट्स पहले भी रिकॉर्डेड हैं, लेकिन वो इन जनरल सोसाइटी में इतने प्रेवलेंट नहीं थे। सिमिलरली चाइल्ड मैरिजेस करने या फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मेल चाइल्ड के प्रेफरेंस का प्रेवलेंस भी तभी से बढ़ा, जहां एक गर्ल चाइल्ड को लायबिलिटी या बर्डन समझा जाने लगा, जैसे हर वक्त एक प्रोटेक्टर की जरूरत थी, और एक तरह से यहीं से गर्ल चाइल्ड के रूप में अपने बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी को शादी करके दूसरी फैमिली पर डालने के रिटर्न में डाउरी की भी परंपरागत शुरुआत हुई। हालांकि इसके पहले भी इंडियन सोसाइटी में वधू धन का रिवाज था, लेकिन इसी पीरियड में इसे दहेज में कन्वर्ट किया गया, जो आज हमारे लिए कितना बड़ा सोशल लेवल और हमारी सोसाइटी में विमेन के स्टेटस को डिग्रेड करने में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ये तो आप सब जानते हैं। सिमिलरली इन जनरल स्कॉलर्स का यह मानना है कि इन इन्वेजन्स के बाद जब नॉर्दर्न इंडिया में एक प्रोलॉन्ग्ड इस्लामिक रूल स्टैब्लिश हुआ, तो उसने भी यहाँ जेंडर सेग्रीगेशन में एक की रोल प्ले किया, जहाँ मुस्लिम रूलिंग क्लास द्वारा प्रैक्टिस किए जाने वाले पर्दा सिस्टम को यहाँ के नॉबल्स ने भी अपना लिया। लेकिन इन कम्युनिटीज के बीच पर्दा सिस्टम को समझने के लिए हमें इसके रूट कॉज को समझना होगा। असल में मिडिल ईस्ट के माउंटेन्स, डेजर्ट्स और सेमी एरिड एरियाज से आए इन इन्वेडर्स के रीजन में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पॉसिबल नहीं थी। ऐसे में एनिमल रियरिंग और उनके लिए वाटर और पेस्चर लैंड के लिए कॉन्क्वेस्ट करने से लेकर रिसोर्सेज के लिए फुल फ्लेज्ड रेड्स या रजियास करना इन कम्युनिटीज के कल्चर में बीती कई सेंचुरी से शामिल था। यही नहीं, फ्रूटफुल ट्रेड्स करने के लिए भी अरब्स कई सौ साल लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। ऐसे में यहाँ के आदमी यानी मेन ट्रेड और कॉन्क्वेस्ट का इंटीग्रल पार्ट थे, जबकि इन मिडिल क्लास कम्युनिटीज के बीच किसी स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट स्टेट या वेल एस्टैब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेशन के एब्सेंस में इन कम्युनिटीज का इमूवेबल एसेट और वेल्थ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ट्रेडर या रीडर के क्लोज्ड किन की होती थी, जो फैमिली वेल्थ के साथ साथ फैमिली की विमेन की सेफ्टी और उनके बिहेवियर को लेकर भी विजिलेंट रहता था। यही कारण है कि इन कम्युनिटीज में जहां मेल मेंबर फैमिली और कम्युनिटी में अपने रोल की वजह से और डोमिनेंट हुए, वहीं इनमें विमेन और भी ज्यादा सेग्रीगेटेड होती चली गईं। ऐसे में जब इन्होंने इंडिया को इन्वेड किया तो उनका प्रभाव इंडिया के प्रिवेलिंग कल्चर पे भी पड़ा। हालांकि कुछ स्कॉलर्स हिंदुओं द्वारा स्टार्ट की गई इस प्रैक्टिस को मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर कम और इस पीरियड में इनसिक्योरिटी की वजह से खुद को ब्लेंड इन करने की कोशिश ज्यादा मानते हैं, जहां हिंदू फीमेल्स भी मुस्लिम कस्टम्स के अकॉर्डिंग ही खुद को पर्दा या घूंघट एक्वायर किए हुए एक रिस्पेक्टफुल नोबल लेडी के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहती थीं, ताकि उनका फोर्सफुल अबडक्शन ना हो। सिमिलरली विमेन अनड्यू अटेंशन ग्रैब ना करें, इसलिए उन्हें जनरल पब्लिक व्यू से अलग रखा जाने लगा। और जिस तरह अरेबिक टर्किश कल्चर में मेल डोमिनेंट सोसाइटी में विमेन के साथ उनका बैठना गलत समझा जाता था, उसी तरह इंडिया में लोकल्स में भी मेल और फीमेल के बीच इंटरमिंगलिंग कम हुई और जेंडर सेग्रीगेशन बढ़ने लगा। सिमिलरली इन्वेजन के बाद इंडिया के न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम्स ने भी तेजी से टर्किश अरेबिक कल्चर को अपनाने की कोशिश की और देखते ही देखते पर्दा या घूंघट या इस्लामिक कस्टम्स के अकॉर्डिंग आया बिहेवियरल चेंज नॉर्दर्न इंडिया में इन जनरल एक लेडी की नोबिलिटी और स्टेटस का सिंबल बन गया, जिसके बारे में हमें अमरेंद्र वर्मा की किताब विमेन एंड जेंडर इन इंडिया इन मुगल इंडिया में डिटेल पढ़ने को मिलता है। ईयर्स, डिकेड्स और सेंचुरी में आए इस सक्सेसिव चेंज का नतीजा ये हुआ कि जहां एक और नॉर्दर्न इंडिया में पब्लिक स्फीयर में केवल पुरुषों की अथॉरिटी हो गई, वहीं खुद की सेफ्टी, फैमिली की नोबिलिटी और अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए पर्दा और घूंघट के पीछे विमेन घर की चार दीवारी में बंद हो गईं और धीरे धीरे यही नॉर्म हो गया, जिससे सोसाइटी और भी ज्यादा पैट्रियार्कल बनती चली गई।
नतीजा ये हुआ कि खास तौर पर नॉर्थ इंडिया में विमेन पिछड़ती चली गई और सोसाइटी में उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी डिग्रेड हुआ, जबकि इसके उलट सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नॉर्थ के कंपैरिजन में कई सौ साल तक अपने कल्चर और अपने सोशल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रख पाया। नतीजा ये हुआ कि यहाँ इन इन्वेजन्स का असर नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर पर्दा प्रथा का इंडियन विमेन पर कितना बुरा असर पड़ा, इसका डिटेल्ड अकाउंट हमें पेट्रिशिया जेफरी की किताब फ्रॉक्स एंड अ वेल इंडियन विमेन इन पर्दा में देखने को मिलता है। इसके चलते नॉर्थ इंडियन विमेन इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन से लेकर अपनी लाइफ के फैसले खुद करने तक में पीछे रह गईं। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के 2004-05 के डेटा के अनुसार आज भी जहां तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में पर्दा या घूंघट का प्रेवलेंस महज 10 से 12% है, वहीं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये 85% से भी ज्यादा है। अगर हम आज की सोसाइटी की भी बात करें तो गर्ल चाइल्ड को घर की इज्जत से जोड़कर देखना और ऑनर किलिंग तक कर देने की सोच की जड़ें भी हमें नॉर्दर्न इंडिया की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। मगर नॉर्दर्न इंडिया में ये जेंडर कॉन्ट्रास्ट केवल इन इन्वेडर्स की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कुछ इकोनॉमिक रीजंस भी थे। दोस्तों, लंदन की फेमस किंग्स कॉलेज में सीनियर लेक्चरर इन द सोशल साइंस ऑफ डेवलपमेंट डॉक्टर एलिस एवांस अपने रिसर्च पेपर में ये बताती हैं कि भारत में नॉर्थ वर्सेस साउथ के इस सेक्स रेशियो के डिफरेंस के पीछे यहाँ का क्रॉप पैटर्न भी एक बड़ा कारण है। असल में सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हमेशा से राइस यहाँ की स्टेबल डाइट का हिस्सा रहा है, जबकि नॉर्थ में ये स्थान वीट का है। यही कारण है कि ट्रेडिशनली सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में वीट के कंपैरिजन में राइस कल्टीवेशन को ही प्रायोरिटी दी जाती है। अब अगर आप राइस कल्टीवेशन को वीट कल्टीवेशन से कंपेयर करें तो राइस कल्टीवेशन ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता है, जिसे ग्रो करने के लिए यहाँ के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी फील्ड में काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हमेशा से महिलाएं एग्रीकल्चर, जो कि ट्रेडिशनली मासेस की प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, उसमें पुरुषों का हाथ बटाती रही हैं। और यहाँ की सोसाइटीज में वर्किंग विमेन और वर्कफोर्स में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ट्रेडिशनली बनी रही। सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज चली इस परंपरा का स्पिल ओवर इफेक्ट हमें टाइम के साथ दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी देखने को मिला, जहां इन रीजन्स की महिलाएं लगातार वर्कफोर्स का हिस्सा बनी रही। यही कारण है कि यदि हम आज भी इंटरजेंडर लिटरेसी रेट, विमेन फोर्स पार्टिसिपेशन और ऑटोनॉमी में नॉर्थ वर्सेस साउथ प्लस नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इनके बीच एक कॉन्ट्रास्ट साफ देखने को मिलता है, जबकि इसके उलट नॉर्थ में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में ही ट्रेडिशनली पैट्रियार्की की जड़ें पड़ गईं, जिससे प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में यहाँ की विमेन का शामिल होना एक कंपैरेटिवली न्यूअर कॉन्सेप्ट माना जाता है। ऐसे में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में विमेन का लोअर पार्टिसिपेशन दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी उनके लोअर पार्टिसिपेशन को जन्म देता रहा, और इसका सीधा इफेक्ट हमें सोसाइटी में विमेन की स्थिति पर भी देखने को मिला। तभी 2011 के सेंसस में दिए विमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स के डेटा के अनुसार जहां आंध्र प्रदेश में ये 36%, तमिलनाडु में 31.8%, कर्नाटका में 31.9%, महाराष्ट्र में 31%, सिक्किम में 39.6%, अरुणाचल प्रदेश में 35.5%, वहीं यूपी में 16.7%, पंजाब में 13.91%, हरियाणा में 17.8% और जम्मू कश्मीर में ये 19% था। ऑब्वियसली आज स्थिति वैसी नहीं है, और अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें तो विमेन के वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में ये रीजनल सेग्रीगेशन भी अब कम होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसी तरह डॉक्टर एवांस अपने रिसर्च पेपर में नॉर्थ इंडिया के पेस्टोरल एक्टिविटीज को भी इस जेंडर कॉन्ट्रास्ट से जोड़कर देखती हैं, जहां उनका मानना है कि नॉर्दर्न इंडिया की कुछ डोमिनेंट ट्राइब्स जैसे गुज्जर, जाट, बकरवाल्स, गडेरियाज इत्यादि जो ट्रेडिशनली पेस्टोरल या एनिमल रियरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, इनमें घर के मेल मेंबर्स अपने हर्ड्स या लाइफ स्टॉक्स को लेकर पास्चर्स या घर के मैदानों की ओर जाया करते थे, जहां वो कई दिनों तक घर से बाहर रहा करते थे। ऐसे में उनके लिए घर की लेडीज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह थी, जिन्हें सिक्योर रखने के लिए उन्हें मेल मेंबर्स की जरूरत थी। यही कारण है कि पेस्टोरल सोसाइटीज में एक मेल चाइल्ड को प्रायोरिटी दी जाती थी, जो न केवल हेड ऑफ द हाउस की एब्सेंस में अपने घर और विमेन को सिक्योर रखेगा, बल्कि आने वाले टाइम में इन पेस्टोरल एक्टिविटीज की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले पाएगा। दोस्तों, इंडिया में सॉइल और सेक्स रेशियो के बीच एक अनोखा कोरिलेशन हमें हजारिका, झा और सारंगी द्वारा पब्लिश्ड एक रिसर्च पेपर में भी देखने को मिलता है, जिसके अनुसार देश का वो हिस्सा जहां सॉइल प्रोडक्टिविटी हिस्टोरिकली कम रही है या जो एरिड और रेनफेड है, वहां गर्ल चाइल्ड डेथ्स भी ज्यादा देखने को मिली हैं।
इसी कोरिलेशन का एक प्राइम एग्जाम्पल हमने अपने वीडियो की शुरुआत में देखा, जहां 19th सेंचुरी में मद्रास और पंजाब में आए फेमिन्स के दौरान पंजाब में गर्ल चाइल्ड्स की डिस्प्रपोर्शनेट डेथ्स देखने को मिली, जिसका कारण ये था कि जब रिसोर्सेज पर्टिकुलरली स्कार्स हो जाते हैं तो यहाँ की पैट्रिलिनियल थिंकिंग के अकॉर्डिंग बॉय चाइल्ड को फ्यूचर ब्रेड विनर और उत्तराधिकारी होने की वजह से सर्वाइवल के मामले में गर्ल चाइल्ड की कंपैरिजन में प्रायोरिटाइज किया जाता है, जहाँ की एरिड सॉइल कॉम्पोजिशन और लोअर प्रोडक्टिविटी की वजह से फ्रीक्वेंट फेमिन्स में स्कार्स रिसोर्सेज को बॉय चाइल्ड पे स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करने की थिंकिंग नॉर्मलाइज हो चुकी है। अपने इस हाइपोथेसिस में ये स्कॉलर्स चाइना की सिमिलर पैट्रिलिनियल और पैट्रीलोकल सोसाइटी का भी एग्जाम्पल देते हैं, जहां हिस्टोरिकली जब कॉलरा, फेमीन या ड्रॉट की वजह से चाइनीज फैमिलीज सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो वहां भी बॉय चाइल्ड को सुरक्षित रखने और रिसोर्सेज को बचाने के लिए गर्ल चाइल्ड को ड्राउन कर देने या सेल कर देने के रिकरेंट इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। जबकि इसके उलट सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की फर्टाइल सॉइल की वजह से फेमिन के केसेस में भी यहाँ कभी ऐसी वन एट द कॉस्ट ऑफ अदर की ट्रेडिशनल थिंकिंग नॉर्मलाइज हो ही नहीं पाई। लेकिन दोस्तों, इन सभी रीजंस के अलावा भी कुछ रीजंस ऐसे हैं जिन्हें अक्सर जेंडर के मामले में नॉर्थ वर्सेस साउथ के कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है, मगर स्टडीज और कुछ स्कॉलर्स इन्हें सिरे से खारिज करते हैं। अक्सर साउथ की कुछ कम्युनिटीज जैसे नायर्स और बंट्स और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की कुछ कम्युनिटीज जैसे गारो और खासी में मौजूद मैट्रिलिनी को यहाँ के बेटर जेंडर रेशियो से जोड़कर देखा जाता है, मगर स्कॉलर्स ऐसा नहीं मानते, क्योंकि ये बात सही है कि इन कम्युनिटीज में विमेन रिलेटिवली ऑटोनमस रहती हैं, साथ ही नॉर्थ के कंपैरिजन में उन्हें काफी अधिक फ्रीडम मिलती है। लेकिन सदर्न या नॉर्थ ईस्टर्न पॉपुलेशन में इन मैट्रिलिनियल कम्युनिटीज का माइनॉरिटी स्टेटस इंडिया के रीजनल डाइवर्जेंस को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पैट्रिलिनियल होने के बाद भी जेंडर रोल्स में सिमिलर ट्रेंड फॉलो करते देखे जा सकते हैं। इसी तरह कुछ स्कॉलर्स साउथ में कजन मैरिज या इंट्रा विलेज मैरिज के प्रेवलेंस को भी सदर्न इंडिया में विमेन के बेटर स्टेटस के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जहां उनका कहना है कि अपनी ही फैमिली या विलेज में शादी होने से विमेन अपने पेरेंट्स का ध्यान रख पाती हैं। ऐसे में पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली सन पर ही अपने ओल्ड एज में केयर गिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए डिपेंडेंट नहीं रहा जाता, जिसकी वजह से वो सन और डॉटर में कोई डिफरेंस नहीं करते। नतीजा ये होता है कि डॉटर को भी सन जैसा ही समझा जाता है। अब आपको सुनने में शायद ये लॉजिक अप्रोप्रिएट लगे। ऑल ओवर गौर करें तो मुस्लिम रिलीजन और नॉर्थ की कुछ कम्युनिटीज में भी कजन मैरिज प्रैक्टिस प्रेवलेंट है, लेकिन इन कम्युनिटीज में जेंडर को लेकर ऐसा कोई कोरिलेशन देखने को नहीं मिलता। इसी तरह स्कॉलर ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज को भी इस कॉन्ट्रास्ट के लिए जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन नॉर्थ वर्सेस साउथ के बीच इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक कोरिलेशन देखने को नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि स्कॉलर्स का मानना है कि यदि हम इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स को ब्रिटिश रूल द्वारा गवर्न नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पर मैप करें तो यहां हम नॉर्थ वर्सेस साउथ का कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, अगर हम इस नॉर्थ वर्सेस साउथ की डिबेट से आगे बढ़ें तो क्या आपने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज की गई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पर गौर किया है, जिसमें भारत ने बीते साल के कंपैरिजन में 8 रैंक्स इंप्रूव करी हैं, लेकिन फिर भी इसमें भारत 127th रैंक पर है। जी हाँ, अपने पड़ोसी बांग्लादेश जो 59 नंबर पर है, चाइना 107 नंबर पर, नेपाल 116, श्रीलंका 115 और भूटान 103 नंबर पर है। इन सब से भारत कहीं पीछे है, जो ये दिखाता है कि भले ही इंटर रीजनल लेवल पर हम खुद को नॉर्थ वर्सेस साउथ में बांटकर खुद को दूसरे से बेहतर दिखा लें, लेकिन अगर हम कंप्रहेंसिवली देखेंगे तो हम दुनिया से काफी पीछे खड़े हैं। ऐसे में इस नॉर्थ वर्सेस साउथ के कॉन्ट्रास्ट को देखकर हम अपने पास्ट से सबक सीखने का काम कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें आगे आना है और अपने देश की आधी आबादी यानी विमेन को उनका उचित स्थान दिलाना है तो हमें मिलकर काम करना होगा, जिसमें कोई नॉर्थ या साउथ का डिवीजन मुमकिन नहीं है, क्योंकि तभी हम अपने भारत को आगे ले जा पाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस पूरे डिस्कशन में आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।